नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, राजस्थान की श्रृंखला में आज हम राजस्थान में ताम्र पाषाणकालीन बैराट की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में ताम्र पाषाणकालीन बैराट की सभ्यता। बैराट विराट नगर का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में विराट नगर का उल्लेख आता है जहाँ पे अज्ञातवास पांडवों ने किया था। तो वही विराट नगर का स्थल है जिसे बैराट की सभ्यता बोली जाती है राजस्थान में। और उस विराट नगर में एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष पुरातत्व शास्त्रियों ने ढूंढ निकाले हैं जिसे बैराट की सभ्यता कहा जाता है। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है और न केवल ताम्र पाषाण काल के बल्कि मौर्य काल के और आगे चल करके मुगल काल के समय के अवशेष भी हमें मिलते हैं। बौद्धों से संबंधित कुछ अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी। तो राजस्थान में विराट नगर भी पुरातात्विक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण नगर बन गया है। विराट नगर की प्राचीनता महाभारत से सिद्ध हो जाती है। यह महाभारत कालीन मत्स्य राज्य का ही एक भाग था। यह मत्स्य राज्य की राजधानी थी और आगे चल करके मौर्य युग में भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि मत्स्य राज्य जो था वो मौर्यों के अधीन था। तो विराट नगर में मिले अशोक स्तंभ इस बात का प्रमाण है। विराट नगर जयपुर से लगभग 52 मील की दूरी पर जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित है। चारों ओर पर्वतों से घिरी 5 मील लंबी तथा 4 मील चौड़ी घाटी में बसा बैराट नगर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 1987 ईस्वी में यहाँ उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर राजस्थान के पुरातत्व निदेशक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा था कि जो कुछ मोहनजोदड़ो हड़प्पा को भारत ने पाकिस्तान को दे करके खोया है, बंटवारे के बाद जो है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो इसीलिए उन्होंने ये टिप्पणी की कि जो कुछ मोहनजोदड़ो हड़प्पा को भारत ने पाकिस्तान को देकर खोया है उसे या उससे अधिक बैराट में पाया है। तो यहाँ के उत्खनन में पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बैराट की पहाड़ियों में जो सभ्यता विकसित हुई उसकी अवधि 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक आंकी जाती है पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा। खुदाई के लिए प्रमुख रूप से बीजक की पहाड़ियों और भीम जी की डूंगरी जैसे रेतीले टीलों को चुना गया। गजेश्वर और जोधपुरा नामक स्थान से तांबे और लोहे के उपकरण भी क्रमशः प्राप्त हुए हैं। मित्रों, जहाँ तक भौगोलिक स्थिति का सवाल है, हमने पहले भी बताया विराटनगर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इन पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वतमालाओं में अनेकों लंबी और विस्तृत प्राकृतिक गुफाएं पाई जाती हैं। वहाँ बहने वाले झरनों और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने उस स्थान को ऋषियों के आश्रम जैसा बना दिया है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही बहुत वर्षों से बौद्ध भिक्षुओं ने इसे अपना निवास स्थान भी बनाया है। तांबा यहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मुगल सम्राटों ने यहाँ पर तांबे के सिक्के ढालने के लिए टकसाल बनवाई थी। गावड़ी, गाड़ेश्वर, खोदरीबा, अहिरवाला, सुनारी तथा खेतड़ी आदि क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध रहे। खेतड़ी माइंस जो है आज भी बहुत ही मशहूर है और यहाँ से तांबा आज भी निकाला जाता है। यही कारण है कि यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता विकसित हुई। यहाँ तांबे के 5000 से भी अधिक उपकरण खुदाई में पुरातत्व शास्त्रियों ने खोज निकाले हैं। तांबे के अलावा संगमरमर की भी उपलब्धता यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। बैराट से 35 किलोमीटर दूर स्थित भैंसलाना मूर्ति कला का केंद्र बन गया। विराट नगर का जैन मंदिर भी इसी परम पत्थर से निर्मित है। तो इस पत्थर के स्तंभ भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। मनोहरपुर की प्रसिद्ध चतुर्भुज की मूर्ति इसी पत्थर से निर्मित है। यहाँ के सिलावट मूर्तिकला की दृष्टि से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। विराट से या बैराट से
विराटनगर, बैराट, विराट कई नामों से इसे जाना जाता है। वहाँ से 8 किलोमीटर दूर घितौली मूर्तियों के निर्माण के लिए मुगल काल तक बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो जैसे हमने कहा कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, तो पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र रहा है। ताम्रयुगीन सभ्यता के पहले बैराट में पाषाणकालीन सभ्यता विकसित हो चुकी थी। यहाँ पर आदि मानव की शैल सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिले शैल चित्र 1.5 लाख या 1,50,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक के बताए जाते हैं। यहाँ 18 पाषाण उपकरण तथा पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, जिनको ढूंढने का श्रेय डॉक्टर सुंदर राजन को दिया जाता है। प्राचीन गुफाओं से भी यह अनुमान लगाया जाता है कि यह गुफाएं आदि मानव का निवास स्थान रही होंगी। यहाँ प्राप्त प्रस्तर उपकरणों में पाषाणकालीन कुल्हाड़ी तथा दोनों तरफ धार वाले पत्थर के उपकरण उपलब्ध हुए हैं। छोटे बड़े कुछ अन्य उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन ताम्र सभ्यता के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र ताम्र सभ्यता का भी केंद्र बन गया। इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरण है। डॉक्टर RC अग्रवाल के अनुसार आज के 5,000 वर्ष पूर्व पूरे क्षेत्र में ताम्र संप्रदाय की दृष्टि से न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, अपितु दूर दूर तक निर्यात भी करता था। तो आज तो खेतड़ी परियोजना का कोई सानी नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल ने यहाँ 58 महाभारत कालीन तांबे के उपकरण प्राप्त किए हैं, जिनमें बाणों के अग्रभाग, भाले, बर्छे, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, घड़े, पत्तियाँ, चीनी, कुल्हाड़ियाँ, गेंद तथा मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं। तो ये सभी जो है तांबे के बने हुए उपकरण हैं जो वहाँ खुदाइयों में प्राप्त हुए हैं। 1972-73 में जोधपुर में हुए उत्खनन से 70 तांबे की कुल्हाड़ियाँ, भाले, बर्छे, सैकड़ों चूड़ियाँ, तांबे के प्याले इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इन ताम्र उपकरणों के आधार पर डॉक्टर DP अग्रवाल ने इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा सभ्यता भी माना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विराटनगर में ताम्र सभ्यता पूरी तरह विकसित थी। मौर्यकालीन सभ्यता का केंद्र भी रहा है यह। जैसे मैंने कहा कि मत्स्य जनपद जो है वो मौर्यों के अधीन था उस काल में, तो मौर्य काल में भी मत्स्य जनपद का बहुत अधिक महत्व था। यह मौर्य साम्राज्य का एक अंग था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बार्ट ने अशोक के प्रथम अभिलेख का यहाँ पता लगाया था, जो आज भी कोलकाता के संग्रहालय में विद्यमान है। दूसरे शिलालेख का पता कार्लायल ने भीमसेन की पहाड़ी पर लगाया। RG भंडारकर ने मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ विद्यमान होने की पुष्टि की है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन कराकर मौर्यकालीन अवशेष खोज निकाले। यहाँ खुदाई में एक बौद्ध विहार, गोल मंदिर तथा एक स्वर्ण पेटी प्राप्त हुआ है। वेनसांग ने बीजक की पहाड़ी पर स्थित बौद्ध विहार देखा था। इसके अलावा यहाँ अशोककालीन लकड़ी के स्तंभ, लकड़ी की मूर्तियों तथा मृतभांड प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी पर अशोक स्तंभ के अनेक टुकड़े मिले हैं, खंडित अशोक स्तंभ के हम कह सकते हैं। मध्यकालीन अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी पर मिले मध्यकालीन अवशेषों के रूप में ईदगाह तथा टकसाल के खंडहर भी उपलब्ध हुए हैं। मुगल सम्राटों के समय यहाँ तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। मुगल काल तक बैराट व्यापार का केंद्र रहा। मित्रों, यहाँ पर 28 पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यूनानी व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। यहाँ सूती वस्त्र तथा कुछ चांदी के सिक्के भी मिले हैं। यहाँ पुरानी ईंटें तथा काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, जिनका उपयोग घर और मंदिर के निर्माण में किया गया था। अब जैसे 2 फीट 7 इंच लंबी, 1 फीट 4 इंच चौड़ी तथा 3 इंच मोटी ईंटें थीं। कुछ अन्य ईंटें जो है 20 इंच लंबी थी, 10.5 इंच चौड़ी थी और करीब 2.25 इंच मोटी थी। तो इस माप की ईंटें यहाँ पे पाई गई हैं। फर्श निर्माण के लिए 2 फीट 2 इंच लंबी वर्गाकार टाइल्स भी पाई गई हैं। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि बैराट या विराटनगर अत्यंत प्राचीन काल से ही मनुष्यों का निवास स्थान रहा है। स्वतंत्रता के पहले तक एक आम धारणा थी कि राजस्थान का इतिहास राजपूतों के साथ ही आरंभ होता है, लेकिन
राजस्थान से प्राप्त उत्खनन सामग्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की सभ्यता व संस्कृति की भांति राजस्थान की सभ्यता व संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन थी और यह आदि मानवों का निवास स्थान रहा है। और आगे चल करके हम देखते हैं कि आगे के कालों में भी ये काफी विकसित होता रहा। तो यदि कालीबंगा की खुदाई राजस्थान के उत्तरी भाग की सभ्यता को हड़प्पा से भी पहले का सिद्ध करती है, यानी प्राक हड़प्पन जो सभ्यता हमें प्राप्त हुई थी कालीबंगन में, तो बैराट की खुदाई ने उससे पूर्व पाषाण काल से उसे पूर्व पाषाण काल से संबद्ध कर दिया। तो इस प्रकार बैराट की प्राचीन सभ्यता ने राजस्थान के संस्कृति व सभ्यता को एक नया मोड़ दिया है। राजस्थान जो है वो भारत के प्राचीनतम मनुष्यों की निवास स्थली रही है, ये बात खुदाइयों में प्राप्त अवशेषों से सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बैराट की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। आजकल NEP वगैरह के कोर्सेज में पुरातत्व के पेपर भी रखे गए हैं छात्रों के लिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।